दोस्तों, एक ऐसी औरत जो शादी में मौजूद लोगों के सामने डीजे तेज साउंड के साथ डांस करती थी, नुमाइश करती। लोग उसे देखकर तालियां बजाते थे और फिदा होते। उसकी बेहाई डांस देखकर रक्स भरी नजरों से लोग देखते। खूबसूरती में बेमिसाल लिबास में नुमाया और नाच में सबसे आगे वह रक्स करते हुए सबकी तवज्जो का मरकज थी। लोग रग भरी नजरों से उसे देख रहे थे, जैसे वही उस रात की मलिका हो। भाभी ने डीजे पर ऐसा रक्स किया कि सारा हॉल तालियों से गूंज उठा था। नाचते हुए उनकी हंसी रुकने का नाम नहीं ले रही थी और कपड़े बस यूं समझ लो, हर कदम पर पर्दे की धज्जियां उड़ रही थी। नाच ऐसा कि जैसे किसी फिल्म का मंजर हो और हंसी वह ऐसी कि गोया रब के हुक्मों का मजाक उड़ा रही हो। हमने बहुत रोका, बहुत समझाया था कि भाभी यह ना करें, यह रब का हुक्म के खिलाफ है, रब के गजब को मत ललकारें, मगर उसने सबकी बातों को हंसी में उड़ा दिया। भाभी कहती थी, यह मेरी खुशी है, मेरी आजादी कोई कुछ नहीं कह सकता। सब उन पर फिदा हो रहे थे। कोई कहता, वाह क्या अंदाज है। चंद घंटों बाद उस औरत पर ऐसा अल्लाह का खौफनाक आजाब आया। लोग उसका नाम लेकर कानों को हाथ लगाते हैं। नाचते नाचते एक लम्हे को वो रुकी, उसका चेहरा जर्द पड़ गया और वो जैसे जमीन में धंस गई हो। पंडाल में खामोशी छा गई और कुछ ही लम्हों बाद लोग कानों को हाथ लगाकर इस्तगफार पढ़ने लगे। वो औरत जिस पर सब फख्र कर रहे थे, वही औरत चंद लम्हों में इबरत की मिसाल बन गई। दोस्तों, वीडियो को आखिर तक देखिएगा। मेरा नाम सोनिया है दोस्तों। मैं वह रात कभी नहीं भूल सकती। आज भी जब याद आती है तो मेरा दिल कांप उठता है। जब वो रात याद आती है तो वजूद खौफ से लरजने लगता है और आंखें आंसुओं से भीग जाती हैं। वो मामूल की तरह ही एक दिन था। मेरे सबसे छोटे भाई की शादी थी और इस शादी के लिए सब लोग ही बहुत ज्यादा पुरजोश थे। अम्मी के लबों से मुस्कुराहट दूर होने का नाम ही नहीं ले रही थी। मैं कमरे में अपने कपड़े इस्त्री कर रही थी। जब दरवाजे पर दस्तक हुई, मैंने निगाहें उठाकर देखा तो भाभी दरवाजे पर खड़ी थी। हमेशा की तरह उनके लबों पर मुस्कुराहट फैली हुई थी। मुझे देखकर वह कहने लगी, क्या मैं कमरे के अंदर आ सकती हूँ? तो मैंने जल्दी से हाँ में सिर हिला दिया। भाभी को यहाँ पर रुखसत होकर आए हुए तकरीबन 2 महीने गुजर चुके थे। वो एक बहुत बड़े खानदान से ताल्लुक रखती थी और काफी ज्यादा मॉडर्न भी थी। हम भी उनके मुकाबले में गरीब नहीं थे। अब्बा जान का बहुत बड़ा कारोबार था और मेरा भाई भी अमेरिका में अपनी कंपनी बना चुका था। वो बहुत जल्द भाभी को भी वहाँ पर बुलाने का इरादा रखता था, मगर भाभी के कागजात ही नहीं बन पा रहे थे। इसी वजह से उनका काम रुका हुआ था। मैंने देखा कि भाभी ने अभी भी बहुत फिटिंग वाला जोड़ा पहन रखा था। उन्हें देखकर मैंने शर्म से अपनी निगाहें झुका ली। मैंने उन्हें कहा कि भाभी, आप घर में आए हुए मेहमानों के सामने बड़ी सी चादर पहनकर जाया करें। आप तो जानती हैं कि हमारे खानदान वाले किस तरह के हैं। मैंने सारा इल्जाम अपने खानदान वालों पर डाल दिया था। किसी में भी इतनी हिम्मत नहीं है कि वह मेरे घर में रहकर मेरे खिलाफ बात कर सके, और अगर किसी ने जबान खोलने की जुर्रत की तो मुंह से बुरा कोई भी नहीं होगा। भाभी ने इंतहाई गुस्से में कहा, तुम्हें मैं अपने साथ ले जाने के लिए आई हूँ। चलो जल्दी से बाजार चलते हैं, मुझे अपने जोड़े के लिए दुपट्टा पसंद करना है। आज रात के वक्त ही मेहंदी थी और भाभी को भी शाम के वक्त ही दुपट्टे की याद आ रही थी। मैं उनके साथ नहीं जाना चाहती थी, क्योंकि जब भी मैं उनके साथ जाती थी तो बहुत से मर्द हजरात हमारी तरफ मुतवज्जे हो जाते थे, और यह भाभी की खूबसूरती और बेपर्दगी की वजह से ही होता था। वो इस कदर वैशी और अजीबोगरीब अंदाज से भाभी को देखते थे कि बाज औकात मैं भी डर जाती थी और बहुत ज्यादा खौफजदा हो जाती थी। हमारा खानदान बहुत मजहबी था, पर्दे की बहुत ज्यादा पाबंदी की जाती थी। मेरे अब्बा भी मस्जिद के इमाम रह चुके थे और मेरा भाई भी हाफिज कुरान था। अब्बा का 1 साल पहले ही इंतकाल हो गया था और बड़ा भाई उस वक्त अमेरिका में मौजूद था। उसने बारात वाले दिन आना था, क्योंकि आज की उसकी फ्लाइट कैंसिल हो गई थी और यह भी उसकी बदकिस्मती ही थी। खैर, भाभी के साथ ना चाहते हुए भी मैं बाजार चली गई। अभी हम लोग एक दुकान के अंदर दाखिल ही हुए थे कि दुकानदार भाभी को देखकर अजीब से अंदाज में कहने लगा, तो फिर आप शाम के वक्त अपना जलवा दिखा रही हैं ना? यह सुनकर मेरे कानों से धुआं निकलने लगा। मैंने बेयकीनी से उस दुकानदार के चेहरे की तरफ देखा
और उसे पहचानने की कोशिश की, मगर मुझे कहीं भी याद नहीं आ रहा था कि मैंने उसे देख रखा या उसके साथ हमारा किसी किस्म का कोई ताल्लुक है। मगर वह भाभी के साथ यूं फ्री हो रहा था जैसे उनका जानने वाला हो। भाभी भी खड़ी होकर उसे हंस हंस कर बातें करने लगी। मैं उस वक्त बहुत ज्यादा परेशान हो रही थी, क्योंकि मैं जानती थी कि अगर मेरे छोटे भाई ने देख लिया तो फिर एक नया हंगामा खड़ा हो जाएगा। मैंने भाभी का बाजू पकड़ा और उन्हें कहा कि चले ना, दूसरी दुकान पर चलते हैं, वहां पर इतने प्यारे प्यारे दुपट्टे मौजूद हैं। ना चाहते हुए भी भाभी मेरे साथ चली गई और मुझे कहने लगी कि तुम्हें मैं इसी वजह से ही अपने साथ नहीं लाती हूँ, तुम हर जगह पर ही जल्दी पड़ जाती हो। मैं उसके साथ बातें कर रही थी, तुम्हें जरा सा तो लिहाज होना चाहिए था। मैंने कहा, भाभी आपको किसी भी अनजान शख्स के साथ इस तरह से फरी नहीं होना चाहिए। तो वह कहने लगी कि वह अनजान नहीं है, बल्कि वह मेरे भाई का ही एक दोस्त है। मैंने अपने भाई की शादी पर बहुत ही जबरदस्त डांस दिया था और तुम जानती हो कि सब लोगों ने ही उस डांस को बहुत पसंद किया था। मैंने इस्तगफार पढ़ा और अपने कानों को हाथ लगाया। मैंने उन्हें कहा कि कुछ तो खुदा का खौफ करें। भाभी क्या हो गया है, आपको तौबा करें और अल्लाह ताला से माफी मांगे। मैंने उन्हें कहा कि अपने छोटे भाई की शादी पर अम्मी ऐसा कुछ भी नहीं होने देंगी। तो वह हंसने लगी और कहने लगी कि मैंने वलीद से पहले ही बात कर ली है, उसने वादा किया है कि वह अपनी शादी पर डीजे को बुलाएगा। मुझे हैरत का दूसरा झटका लगा था या नहीं भाभी, मेरे छोटे भाई को भी उसी राह पर लेकर चली गई थी और यह बात मैं काफी दिनों से ही नोट कर रही थी। मेरा छोटा भाई अब कुछ ज्यादा ही भाभी की बात सुनने लगा था और उनके आसपास ही घूमने लगा था और उसकी शादी भी भाभी के जरिए ही हुई थी, क्योंकि वह भाभी की एक सहेली को पसंद करता था। उसने भाभी से इस बारे में बात की तो भाभी ने आगे उन दोनों का रिश्ता करवा दिया। वह लड़की भी काफी मॉडर्न थी। अम्मा तो बहुत ज्यादा परेशान हो गई थी कि पहले एक बहू ही संभाली जाती, दूसरी बहू को कैसे संभालेंगे। खैर, किस्मत में जो कुछ लिखा हो वह तो होकर ही रहता है और ये हमारे खानदान में भी पहली बार हो रहा था कि हम किसी की शादी पर गाने बजा रहे थे, वो भी सिर्फ और सिर्फ भाभी की वजह से। मेरा भाई भी अब उनकी हर बात को आंखें बंद करके मानने लगा था। मैं बहुत ज्यादा परेशान हो गई थी। तकरीबन 3 दुकानों में घूमने के बाद हमें एक दुपट्टा पसंद आ गया। भाभी ने जब वह दुपट्टा अपने साथ लगाया तो एक लम्हे के लिए मुझे भी शर्म आ गई, क्योंकि वह जाली का बारीक सा दुपट्टा था जहां से उनके जिस्म के खदो खाल साफ वाजे हो रहे थे। मैंने उन्हें कहा कि आपका लहंगा बहुत फिटिंग वाला है, इसके साथ ये दुपट्टा बहुत बुरा लगेगा। अगर आप मेरी बात माने तो थोड़ा सा मोटा दुपट्टा ले लें ताकि आपका जिस्म छुप जाए। ये किस तरह की तुम जाहिलों वाली बातें कर रही हो, जिस्म दिखाने के लिए ही होता है, ना कि छुपाने के लिए। भाभी की बात सुनकर मैं मुकम्मल तौर पर खामोश हो गई। शर्मिंदगी की वजह से मैंने अपनी निगाहें झुका ली थी, क्योंकि मैं जान गई थी कि भाभी को समझाना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है। उनकी अपनी ही एक दुनिया थी और उनके अपने ही उसूल थे जिनके मुताबिक वह जिंदगी गुजार रही थी और वह किसी की भी मदाखिलता गवारा नहीं कर सकती थी। मैंने भाभी को दोबारा कुछ भी नहीं कहा। जब हम लोग घर वापस लौटे तो काफी रात हो चुकी थी। मैंने देखा कि भाई बड़े से सहन में डीजे का सिस्टम सेट करवा रहा था। जब मैंने अम्मी से सवाल किया तो अम्मी कानों को हाथ लगाते हुए कहने लगे, बस अल्लाह ताला से दुआ करो कि अल्लाह ताला हमें अपने गजब से महफूज रखें। मैं नहीं जानती कि यह औरत क्या करने वाली है। अरे, इसको तो अपने शौहर की इज्जत का भी ख्याल नहीं है। इसका शौहर हाफिज कुरान है, अपनी पूरी जिंदगी उसने इज्जत के साथ गुजारी है, कभी भी निगाह उठाकर किसी गैर औरत की तरफ नहीं देखा। मगर ये औरत इस तरह का लिबास पहनती है कि 100 मर्द इसकी तरफ मुतवज्जे हो जाते हैं। मुझे तो अपने बेटे के लिए अफसोस हो रहा है। काश मैं इसका निकाह करने से पहले अच्छी तरह से जांच पड़ताल करती, अच्छी तरह से तुम्हारी भाभी के बारे में पता करवाती, तो शायद हमें आज यह सब कुछ ना देखना पड़ता। उसी वक्त वलीद कमरे के अंदर दाखिल हुआ, जो कि मेरा छोटा भाई था। उसने मेरी बात सुन ली थी। वो गुस्से से कहने लगा, अम्मी भाभी के बारे में कुछ भी ना बोले, और वैसे भी आज कल के द्वार में ये सारी नॉर्मल चीजें हैं, कौन सा हम कुछ गलत कर रहे हैं। अम्मा ने बेसाख्ता अपने दिल पर हाथ रखा और उसे कहा
कि मैं तुमसे इस बारे में कोई भी बात नहीं करना चाहती हूँ। तुमने तो शादी भी अपनी पसंद से की और अपनी माँ की पसंद को खातिर में ही ना लिखा। मैं तुम्हारा निकाह अपने भाई की बेटी से करवाना चाहती थी, मगर तुमने यूं मुंह मोड़ा जैसे मैं तुम्हारी दुश्मन हूँ। मेरा भाई अम्मी की बातें सुनकर बदतमीजी करने लगा कि वह लड़की मेरे काबिल ही नहीं थी। वो गंवार सी थी, पर्दा करती थी, जबकि मुझे एक मॉडर्न सी लड़की चाहिए। ये सब कुछ भाभी के आने के बाद शुरू हुआ था। उन्होंने सब लोगों का ही दिमाग वॉश करना शुरू कर दिया था। मेरी एक छोटी बहन थी, वह भी अब डांस सीखने लगी थी और टीवी पर हमेशा ही गाने लगाकर रख देती थी। मैं उसे मना करती थी तो वह मुझसे बदतमीजी करती थी। अम्मी से भी वह काफी दफा बदतमीजी कर चुकी थी। अब तो वह किसी के काबू में ही नहीं आती थी। भाभी ने ही सबको हिम्मत दी हुई थी। रात तकरीबन 7 बजे का वक्त था। मेहमान हमारे घर में आना शुरू हो चुके थे। सहन में घमाघमी का समा फूफू तेजी से चलती हुई मेरे पास आई और मुझे कहने लगी कि यह सब कुछ क्या हो रहा है। तुम लोगों ने इतना बड़ा डीजे क्यों मंगवाया है? तुम लोग तो कह रहे थे कि तुम अपने भाई की शादी पर मिलाद करवाओगे। मेरी फूफो ने और हमारे खानदान की बाकी सब औरतों ने हिजाब करके रखा हुआ था। मोहल्ले की औरतों ने भी अपने सर ढांपे हुए थे, क्योंकि यह शरीफों का मोहल्ला था। लेकिन भाभी के खानदान की तरफ से जितनी भी औरतें आई थीं, उन सब लोगों के सर भी नंगे थे और उन्होंने जिस तरह का लिबास पहना हुआ था, उनके जिस्म के नशीबो फराजश भी साफ और बखूबी दिखाई दे रहे थे। हम औरतें उनसे नजरें चुरा रही थीं और शर्म के मारे पानी पानी हो रही थी, मगर उन लड़कियों को कोई परवाह नहीं थी। उनको देखकर यूं लगता था जैसे उन्हें अपनी नुमाइश करवाते हुए बहुत खुशी महसूस हो रही हो। मैं तो अब उनसे बात भी नहीं कर रही थी और एक कोने में जाकर खड़ी हो गई थी। मेरे भाई की शादी थी, मगर मुझे कोई भी अहमियत नहीं दे रहा था। भाभी हर जगह पर आगे आगे हो रही थी, और क्यों ना होती। उनकी वजह से ही तो उनकी दोस्त की मेरे भाई के साथ मंगनी हुई थी और मेरा भाई अपनी माँ के ही खिलाफ चला गया था। मुझे याद था उसने अपनी माँ की आंखों में आंखें डालते हुए 2 टूक अंदाज में कहा था कि अगर आपने मेरा इस लड़की के साथ निकाह नहीं करवाया तो मैं ये घर छोड़कर ही चला जाऊंगा। वो जानता भी था कि अम्मा बीमार रहती हैं, वह दिल की मरीज ना है। अगर उनकी तबीयत खराब हो गई तो खुदा ना खास्ता उन्हें कुछ भी हो सकता है। उसने उस वक्त इस चीज के बारे में नहीं सोचा। उसको तो सिर्फ और सिर्फ अपनी खुशी से गर्ज थी, और जब उसने उस औरत के साथ मंगनी कर ली तो चैन से बैठ गया। मैंने फूफो को तसल्ली देते हुए कहा कि फक्र मत करें, बहुत जल्दी ही फंक्शन खत्म कर देंगे। वो सब तो ठीक है, लेकिन तुम लोगों ने दूल्हा और दुल्हन का फंक्शन एक साथ क्यों रखा है? यह भी मेरे लिए एक नई खबर थी। भाई और भाभी का फंक्शन एक साथ हो रहा था और मुझे पता भी नहीं था। मेरी आंखें हैरत से फटी की फटी रह गई। तो फूफो अजीब से अंदाज में मुस्कुराते हुए कहने लगी कि तुम्हारी माँ का भी यही हाल है, यानी तुम्हारी भाभी ने सब प्लान कर लिया है और किसी को भी इस बारे में कुछ बताया ही नहीं है। साफ जाहिर है कि तुम लोगों का अब इस घर में कोई कंट्रोल नहीं है और ना ही तुम लोगों की कोई इज्जत है। मैंने कहा कि फूफो, अब इस तरह की बातें तो ना करें। आप जानते हैं कि भाभी हमेशा अपनी मनमानी करती हैं और अब तो अब्बा भी वफात हो चुके हैं। अब तो घर पर भी किसी का कंट्रोल नहीं है। भाई अमेरिका में होते हैं। वह कह रहे थे कि वह कुछ ही अरसे के बाद अपनी बीवी को अपने साथ लेकर चले जाएंगे, फिर उसके बाद हमारे घर के हालात बेहतर हो जाएंगे। मैंने जैसे अपने आप को तसल्ली देने की कोशिश की तो फूफू ऊंची ऊंची आवाज में हंसने लगी और कहने लगी कि वह एक को तो अपने साथ लेकर चला जाएगा, मगर जो दूसरी बहू ला रहे हो, जो बिल्कुल तुम्हारी पहली भाभी जैसी ही है, तुम लोग उसका क्या करोगे? खैर, मेरा क्या काम बनता है कि मैं तुम लोगों के मामलात में दखल अंदाजी करूं। मैं तो बस अपनी भाभी के लिए परेशान हो रही थी। यह कहकर वह तनफन करती हुई वहां से चली गई थी। उसी वक्त ही भाभी अपने कमरे से बाहर निकली। उस वक्त उन्होंने बहुत ही बेहुदा लिबास पहना हुआ था। उनका पेट भी हल्का हल्का नजर आ रहा था, जबकि फटिंग की वजह से उनके बाकी हदोहाल भी नुमाया हो रहे थे। अम्मा मुझे गुस्से से घूरने लगे, जैसे इसमें सारा कसूर मेरा हो। मैं तेजी से चलती हुई भाभी के पास गई। मैंने उनका बाजू पकड़ा और उन्हें कहा, भाभी, ये आप क्या पहनकर बाहर आ गई हैं? जल्दी से जाइए और कोई अच्छा सा लिबास पहनकर आए।
अगर खानदान वालों ने देख लिया तो बहुत तमाशा लगाएंगे। तुम्हारी हिम्मत भी कैसी हुई मेरा। बाजू पकड़ने की भाभी ने एक झटके से अपना बाजू छुड़वाया। तुम्हें मुझे बताने की जरूरत नहीं है कि मुझे क्या पहनना चाहिए और क्या नहीं, और तुम जैसी जाहिल औरतों को तो ये भी नहीं पता कि यह किस कदर कीमती कपड़े हैं। मैंने शहर के सबसे मशहूर ब्रांड से ये जोड़ा मंगवाया है और ये एक ही पीस था, इसके जैसा किसी ने भी नहीं पहना। मैंने भाभी को समझाने की कोशिश की कि हमारे घर का यह रस्मो रिवाज नहीं है और इस्लाम में भी इस तरह के कपड़े पहनना नाजायज है। भाभी नफरत और गुस्से से कहने लगी कि मैं अच्छी तरह से जानती हूँ मुझे क्या करना चाहिए क्या नहीं। अगर मेरी मर्जी हुई तो मैं इस्लाम की पैरवी कर लूंगी, तो अपने काम से काम रखो। भाभी के इस तरह के कुफराना जुमले पर मैंने अपने कानों को हाथ लगाया था। मेरा हाफिज कुरान भाई, अगर उसको पता चल जाता कि उसकी बीवी इस तरह का लिबास पहनकर सब मर्दों को अपनी तरफ माइल कर रही है, तो वह शर्म से पानी पानी हो जाता। बल्कि उसकी हालत तो इतनी बुरी हो जाती कि वह बरसों तक इस मोहल्ले में वापस ना आता और लोगों का सामना ही ना कर पाता। मुझे अपने भाई के लिए बहुत अफसोस हो रहा था और उसके लिए रोना भी आ रहा था। उसने सारी जिंदगी अपने आप को संभाल संभाल कर रखा था, अपनी निगाहों की हिफाजत की थी, अपने दीन की हिफाजत की थी और अपने आप की हिफाजत की थी, सिर्फ इस वजह से कि उसे एक नेक औरत, एक अच्छी बीवी मिले। मगर भाभी ने उसको हर जगह पर खार करके रख दिया था। थोड़ी ही देर के बाद मेरे अमेरिका में बैठे हुए भाई की कॉल आने लगी। उन्होंने मुझसे कहा कि मेरी भाभी से बात करवाओ, तो मैं घबरा गई। मेरे चेहरे पर परेशानी के तासुरात देखकर वह मुझसे पूछने लगे कि क्या हो गया है। तुम्हें यूं लगता है जैसे तुमने कोई भूत देख लिया हो, जो कह रहा हूँ वह करो। उसी वक्त ही भाभी चलती हुई मेरे पास आई। उनका लिबास देखकर मैं एक बार फिर से शर्म से दोहरी हो गई। जब भाई ने भाभी की हालत देखी तो उनकी सिचुएशन भी मुझसे मुख्तलिफ नहीं थी। मैं कैसी लग रही हूँ फरहान? उन्होंने गोल गोल घूमते हुए पूछा। मैं जानती थी कि भाई का बस चल रहा होगा कि वह अपनी बीवी को जान से ही मार डाले, मगर उन्होंने अपने लबों से एक लफ्ज भी नहीं कहा। वह सदमे में चले गए थे। अपनी बीवी को उन्होंने बहुत समझाया था। वह 1 महीने तक यहीं पर ही रहे थे और 1 महीने तक अपनी बीवी को बताते रहे थे कि उन्हें किस तरह की औरतें पसंद है और किस तरह के सलूक की वह अपनी बीवी से तवक्को रखते हैं, मगर इसके बावजूद भी भाभी ने उनकी कोई भी बात नहीं मानी थी और उनकी इज्जत को तार तार कर दिया था। तुम्हें देखकर मुझे बहुत खौफ महसूस हो रहा है, शाहजमा भाई ने टूटे हुए लहजे में कहा था। मैंने कल रात तुम्हारे हवाले से एक बहुत ही डरावना ख्वाब देखा था। मैंने अल्लाह ताला से तौबा की थी, तुम भी अपने रब से तौबा कर लो। खुदा का वास्ता है कि ना तो कुफराना जुमले अदा किया करो और ना ही अल्लाह ताला के अहकामात का मजाक बनाया करो। अल्लाह ताला ने तुम्हें इस कदर हुस्न दिया है, अपने इस हुस्न को छुपा कर रखो, अभी भी वक्त है। संभल जाओ, कहीं ऐसा ना हो कि अल्लाह का अजाब तुम पर नाजिल हो जाए। यह मोहल्ला शरीफों का मोहल्ला है और यहाँ पर बहुत से हाफिज कुरान भी मौजूद हैं। खुदा का वास्ता है कि उनके लिए परेशानी का बायस मत बनो। ये आप क्या कह रहे हैं? आपको क्या लगता है कि मैं मर्दों को अपनी जानिब माइल करती हूँ? भाई की आवाज सुनकर भाभी गुस्सा करने लगी तो भाई ने हाथ जोड़ दिए। खुदा का वास्ता है, बहस करने के बजाय खुद भी इस बारे में सोचो और जाकर अपना लिबास तब्दील करो। तुम्हें तो अपनी बीवी कहते हुए भी मुझे शर्म आ रही है। यह कहकर भाई ने गुस्से से कॉल काट दी थी और भाभी भी वहाँ से चली गई थी। मुझे लग रहा था कि वह शायद लिबास तब्दील कर लेंगी और उन्हें भाई की कद्र होगी, मगर जब मुझे पता चला कि भाभी डांस करने वाली हैं, तो सातों आसमान मेरे सर के ऊपर आकर गिर गए। मैंने उनको रोकने की कोशिश की थी, मगर वह कुछ भी सुनने समझने के लिए तैयार ही नहीं थी। वह उस वक्त किसी एक्ट्रेस की तरह फ्लोर पर थिरक रही थी। उनका बदन सबके सामने नुमाया हो रहा था, उनका एक एक हदोखाल सब लोग बहुत ही दिलचस्पी से देख रहे थे। उन लोगों में ज्यादातर मर्द हजरात भी मौजूद थे। भाभी ने मर्दों और औरतों का फंक्शन भी एक साथ करवाया था, जिसकी वजह से हमारे खानदान की कुछ शरीफ औरतें वापस अपने घरों को चली गई थीं। वो यह कैसे बर्दाश्त कर सकती थी कि उनकी शरीफ बेटियां गैर महरमों की निगाहों के सामने आई। मुझे भी अम्मी ने गुस्से से कमरे में जाने के लिए कहा था। भाई को भी अब शर्म महसूस होने लगी थी।
उन्होंने भाभी को रोकने की कोशिश की, मगर वह किसी के काबू में ही नहीं आ रही थी। यूं लग रहा था जैसे वह एक बहुत ही मशहूर रक्कासा हो। अचानक ही मेरी नजर आसमान पर पड़ी तो मुझे बहुत ही अजीब महसूस हुआ। थोड़ी देर पहले तक आसमान पर जो खूबसूरत चांद चमक रहा था, वो चांद अब गायब हो गया था और बादलों के पीछे जाकर छुप गया था। अब वहां पर सिर्फ और सिर्फ गहरा अंधेरा फैला हुआ था। मौसम भी एकदम ही खराब होने लगा था। यूं मालूम हो रहा था जैसे आंधी आ रही हो, मगर भाभी को अब भी किसी चीज का कोई होश नहीं था। वो बस अपनी जात में मग्न नाचे चली जा रही थी। वो उस वक्त बहुत ही बुरी लग रही थी। सब मर्द हजरात अपनी आंखों को सेक रहे थे और अपने आप को तस्कीन पहुंचाने की कोशिशों में हलकान हो रहे थे। भाभी इन सारी चीजों से वाकिफ थी, मगर इसके बावजूद भी उन्होंने अपने आप को इन सब लोगों के लिए नुमाइश का जरिया बना दिया था। मैं अपने छोटे भाई वलीद के पास गई। मैं उसका बाजू पकड़ते हुए गुस्से से कहने लगी कि यह सब कुछ क्या है? तुम अपनी शादी पर आखिर क्या करवाना चाहते हो? ये सब कुछ तुम्हारी वजह से हो रहा है। अगर तुम भाभी को पहले ही समझा देते और उन्हें बता देते कि हमारे खानदान के तौर तरीका ऐसे नहीं है, तो वह कभी भी ऐसे ना करती। मगर मेरी बात सुनकर वह परेशानी से कहने लगा कि मैंने भाभी को नाचने से मना किया था। उन्होंने पहले भी मेरे सामने नाचने की बात की थी। मैंने उन्हें समझाया था, मगर उन्होंने मेरी एक भी नहीं सुनी। और मैं यह भी नहीं जानता था कि यह यहाँ पर अपने कुछ मर्द दोस्तों को भी बुला लेंगी। मैंने अपने लबों पर हाथ रख लिया। ये तुम क्या कह रहे हो? मुझे अपनी आवाज किसी गहरी खाई से आती हुई मालूम हुई थी। मैं तुमसे झूठ क्यों बोलूंगा? मुझे भी अब इस बारे में पता चल रहा है कि भाभी की कुछ मर्दों के साथ भी दोस्ती है और इस बारे में उनके घर वालों को भी पता नहीं है। यह सब कुछ भाभी अपने घर वालों से भी छुपकर करती थी। और भाभी हम लोगों को जितना मॉडर्न जाहिर करती थी, वह उतनी मॉडर्न भी नहीं थी। आज हम पर भाभी की हकीकत भी आश्कार हो रही थी। एकदम ही आसमान पर बिजली चमकी तो मैंने अपने कानों में उंगली दे दी और मैं तौबा तौबा करने लगी और कलमा पढ़ने लगी। भाई का हाल भी ऐसा ही था, मगर भाभी इस सबसे भी मुकम्मल तौर पर अनजान किसी आइटम सॉन्ग पर नाच रही थी। आसमान पर बिजली की कड़क बहुत ही शदीद थी, मगर उनको तो जैसे किसी चीज से डर ही नहीं लग रहा था और ना ही उन्हें किसी चीज का कोई खौफ था। उन्होंने हमेशा ही अपने रब के अहकामात का मजाक उड़ाया था। उन्होंने हमेशा वह काम किया था जिससे हम लोगों ने उन्हें मना किया था और जिससे इस्लाम मना करता था। मगर वह हमेशा यही कहती थी कि यह मेरी जिंदगी है और मैं इसको अपने ही तरीके से गुजारूंगी। तुम लोगों में से कोई भी मुझे हुक्म नहीं सुना सकता है। मैं अपनी मर्जी के मुताबिक चलती हूँ और मुझे किसी चीज को पढ़ने की या किसी चीज पर अमल करने की जरूरत नहीं है, जब मैं जानती हूँ कि मेरे लिए सब कुछ ठीक है। अम्मा उनकी बातें सुनकर कानों को हाथ लगाती थी। कभी कभार वह उन्हें अपने पास बिठाकर बहुत ही प्यार से समझाती थी। वह उन्हें कहती थी कि देखो, जिंदगी इस तरह से नहीं गुजरती है। जिंदगी में इंसान को बहुत सी जगह पर कंप्रोमाइज करना पड़ता है और अपने नफ्स पर काबू भी रखना पड़ता है। अगर इंसान का नफ्स बेकाबू हो जाए तो उसमें और जानवर में कोई फर्क बाकी नहीं बचता है। भाभी का नफ्स भी अब बेकाबू हो गया था। अब कुछ लोग वहां से चले गए थे। जिन लोगों को अपने रब का खौफ था, वह लोग वहां से हट गए थे। मैं भी अपने कमरे की खिड़की में खड़ी बाहर का मंजर देख रही थी। मेरे छोटे भाई वलीद ने 2 बार उनका बाजू पकड़कर अंदर लाने की कोशिश की थी, मगर उन्होंने बहुत ही प्यार और बेबसी से अपना बाजू छुड़वा दिया था। वह उस वक्त अपनी कुछ दोस्तों के साथ वहां पर मौजूद थी। उनकी दोस्तें भी नाचना नाचकर थक चुकी थी, मगर वह अभी तक फ्लोर पर बेदर्दी से नाचे जा रही थी। आसमान पर एक बार फिर से जोर से बिजली चमकी थी, जैसे आसमान ने खबरदार किया हो कि तुम्हारे पास अभी भी वक्त है, अभी भी मुझसे माफी मांग लो। हो सकता है कि मुझे तुम पर रहम आ जाए और मैं माफ कर दूं। कुदरत भाभी को बार बार मौका दे रही थी, मगर भाभी हर बार इस मौके को नजरअंदाज कर रही थी। एक बार फिर आसमान पर जोर से बिजली चमकी और इस बार एक धमाके की भी आवाज सुनाई दी थी। यूं लग रहा था जैसे दूर किसी इलाके में बिजली जमीन पर गिरी हो। मेरा दिल दहल गया था और सीने से बाहर निकलने के लिए तैयार था। भाभी अभी तक अपने ही आप में मग्न थी और फिर ऐसा वाकया रूमा हुआ
जिसके बाद सब लोगों ने खौफ से अपनी आंखें बंद कर लीं और ला इलाहा का विद करने लगे, क्योंकि अगली बार जब बिजली पड़ी तो वह किसी और पर नहीं बल्कि मेरी भाभी पर पड़ी थी। वह पल भर में ही कोयला हो गई थी। वह वजूद जो कि थोड़ी देर पहले तक बेधड़क थिरक रहा था, नाच रहा था, वह अब जमीन पर ढेर बनकर गिर गया था। मैंने ऊंची आवाज में चीख मारी और अपने रब से माफिया मांगने लगी। बाकी सब औरतों का भी यही हाल था। उन्होंने दुपट्टे सर पर कर लिए थे और वह तौबा कर रही थी। भाभी इस कदर बदकिस्मत थी कि उनको गुस्सल भी नहीं दिया सका, क्योंकि वह सिर्फ और सिर्फ ढेर थी। उनका वजूद कब्र में दफन कर दिया गया था और उनकी नमाज जनाजा भी पढ़ा दिया गया था। जिस जगह पर वह दफन की गई थी उस जगह से रोज ही हजारों के हिसाब से बिच्छू बाहर निकलते थे और उस कब्र के आसपास ही घूमते रहते थे। और फिर जब काफी देर गुजर जाती थी तो एक बार फिर से कब्र के अंदर चले जाते थे। यह मंजर बहुत लोगों ने अपनी आंखों से देखा था। अक्सर तो उस कब्र के अंदर से चीखों की भी आवाज सुनाई देती थी, जिसकी वजह से उस पास के लोग दहल जाते थे। मेरी भाभी की जो सहेली पहले बहुत ज्यादा मॉडर्न हुआ करती थी, जब भाभी के साथ यह वाकया पेश आया तो वह भी नेक हो गई। उसने पर्दा करना शुरू कर दिया और अपने रब के अहकामात की पैरवी करना शुरू कर दी। मैं अक्सर ही सोचती थी कि काश भाभी भी यह सब कुछ कर लेती, काश भाभी को भी अखला जाती तो उनके साथ यह सब कुछ ना होता। कहते हैं ना कि अल्लाह ताला एकदम से ही अपना अजाब नाजिल नहीं करता है, बल्कि वह अपने बंदे को मौका देता है। जब उसका बंदा अपनी हद से तजावुज करना शुरू कर देता है तो फिर अल्लाह ताला का अजाब आता है और वह अपनी रस्सी भी खींच लेता है। आज भी जब ये वाकया याद आता है तो खौफ से वजूद लरजने लगता है और सहन में मौजूद वह जगह जिस पर भाभी नाच रही थी और जहां उन पर बिजली गिरी थी, मुझे उस जगह से बहुत ही खौफ महसूस होता है। मेरे छोटे भाई वलीद ने भी तौबा कर ली थी और उसकी बीवी भी अब नेक हो चुकी थी। जहां तक मेरे बड़े भाई का सवाल था तो उनकी शादी भी अब अपनी जैसी एक हाफिज कुरान से हो गई थी, और जहां तक पहली शादी का सवाल था तो वह भाई ने बाबा के दबाव में आकर की थी। मेरी पहली भाभी बाबा के एक दोस्त की बेटी थी। जब उनके दोस्त की तबीयत खराब हुई तो उन्होंने बाबा से अनुरोध किया था कि वह उनकी बेटी को अपनी बहू बना लें। बाबा को लगा था कि वह उनको इस्लाम की तरफ राग कर देंगे, मगर शादी से पहले ही उनका इंतकाल हो गया और फिर शादी के बाद भाभी किसी के काबू में ही नहीं आई। दोस्तों, अगर आपको हमारी कहानी अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और अपने फैमिली और दोस्तों में शेयर जरूर करें। शुक्रिया।